हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में इस पद का वर्णन है, राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ निर्वाचन किस प्रकार से, निर्वाचन का मतलब होता है उनका राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो गए तो शपथ किसके सामने लेते हैं, फिर वेतन भत्ता कितना पैसा उनको मिलता है महीने का, और उसके बाद त्यागपत्र, अगर उनका नहीं उनको ठीक ठाक लगा तो त्यागपत्र भी तो देंगे किसी को। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल, तो देखिए अनुच्छेद, इसको आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। संविधान में जितनी भी चीज़ें वर्णित है वो अनुच्छेद के रूप में वर्णित है। तो आर्टिकल 52 यानी 52, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अब राष्ट्रपति के बारे में आप भी कुछ चीज़ें जानते हो पहले से कि अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति भारत की जितने भी, भारत का जो कार्यपालिका है, मतलब संघ की कार्यपालिका, अर्थात भारत संघ है राज्यों का, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर के बाद कोई कार्य होता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के बारे में कुछ। राष्ट्रपति की शक्तियां देखिए बहुत ही विस्तृत हैं, काफ़ी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इतनी थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। देखिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति पद का उल्लेख कि भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। उसके साथ साथ अगर संघ की जितने भी कार्य होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वो राष्ट्रपति होता है। अब मैं आपको राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति यूँ नहीं कि मेरा मन करा और मैं राष्ट्रपति बनने चला गया, नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी होती हैं। जैसे क्या, सबसे पहले तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से आपकी आयु अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं। 35 वर्ष से कम है तो अभी आप किसी और पोस्ट के लिए बात कर लीजिए, राष्ट्रपति के लिए आप नहीं एलिजिबल हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि नागरिक। तो देखिए भारत का, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपको राष्ट्रपति कैसे कोई बना देगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आपकी अवस्था कम से कम 35 वर्ष से ग्रेटर हो, मतलब ग्रेटर देन 35 ईयर्स, 35 वर्ष से ज़्यादा, उससे कम नहीं। अब इसके बाद क्या आता है, कुछ 35 वर्ष से ज़्यादा तो बहुत लोग घूम रहे हैं, उनको राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपके अंदर आपके पास एक और पद होना चाहिए। वो क्या है कि आप लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है, बोला मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए योग्यता क्या होती है, वो 35 वर्ष से ज़्यादा हो, भारत का नागरिक हो, और उसके साथ साथ वो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, सदस्य, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इससे नीचे थोड़ी राष्ट्रपति कोई बन जाएगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाते, वरना तो ज्ञान देने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। और उसके बाद एक और होता है योग्यता कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब किसी भी सरकारी पद पर ना हो, जैसे कि इवन वो लेखपाल पटवारी तक ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, क्योंकि वो भी तो सरकारी पद है। तो वो किसी भी सरकारी, मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहीं भी ना हो। उसके साथ साथ वो मतलब किसी भी पद पे ना हो सरकारी। देखिए, और सरकारी पद पे तो अब आपके मन में ये आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। देखिए सबसे पहले तो आप ये भी जानते हो कि ये सब ऐसे पद हैं जिसमें एक व्यक्ति दो पदों पे नहीं रह सकता। जैसे कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ नहीं बन सकता, उसमें से एक पद उसे छोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गई बात यहाँ की 2 पद की। लेकिन प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये सब ऐसे पद हैं जो कि लाभ के पद पर नहीं आते। अर्थात अगर आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या किसी राज्य में मंत्री हैं, तो भी आप इसके लिए दावेदार हैं। राष्ट्रपति पद के लिए आप पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपका कितना आपका भाग्य साथ देता है, आप राष्ट्रपति बन पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये योग्यताएं होती हैं। उसके बाद अब आते हैं निर्वाचन पे। देखिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो होता है निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसके बारे में आपको सिर्फ एक शब्द मिल जाता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति, ये होता क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ आज। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपका जो चुनाव है, जैसे आप अब ये से समझो, आप अगर आप अपने गांव में वोट डालने जाते हो या आपके घर वाले अगर वोट डालने जाते हैं तो वो सिर्फ एक वोट डाल के आ सकते हैं। किसी जैसे अगर प्रधान का चुनाव हो रहा है तो सिर्फ प्रधान को एक ही वोट डाल सकते हैं, उसी तरीके से। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मामला पूरा बदला हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप सबको वोट डालेंगे। तो वही मैं समझा रहा हूँ एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसमें 3 कैंडिडेट हैं, A, B और C, ABC, 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ तीनों को। तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो सबसे पहले इनकी योग्यता इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये योग्य है तो ये राष्ट्रपति, अगर इनका चुनाव जब होगा तो जो लोग वोट डालेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वोट डालता कौन है। देखिए वोट सब लोग नहीं डाल सकते। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है, तो राष्ट्रपति को वोट सब लोग नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति को जो वोट डालने के लिए योग्य है वो या तो लोकसभा का हो, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनका क्या है, उनको जिस
राष्ट्रपति ने उनको, देखिए मनोनीत राष्ट्रपति करता है, तो जिस राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया हुआ है वो उसी के पार्टी को दे देंगे, उसी के कैंडिडेट को देंगे जो उनके फेवर का होगा। इसलिए सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत कर आए हुए हैं विधानसभा में, वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब आइए उनका वोट कैसे देंगे वो देखते हैं हम, कि एकल संक्रमणीय पद्धति होता क्या राष्ट्रपति के चुनाव में। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है। अब इनमें से जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग वोट देने वाले हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ जिसका मन हुआ ए को डाल दिया, जिसका मन हुआ बी को डाल दिया, जिसका मन हुआ सी को, नहीं, ऐसे नहीं डाला जाता। इनको डाला जाएगा कि वरीयता के हिसाब से डाला जाता है। जैसे कि अगर किसी को आप अगर वोट डालेंगे, तो मान लीजिए एक्स नाम का कोई कैंडिडेट, कोई वो मतदाता है, ठीक है, एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का ना, एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का, इस प्रकार से मतदाता है। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है कि वरीयता के आधार पर आप जो अपना वोट डालेंगे उसमें क्रम वाइज डालेंगे। मैं पहले स्थान पर बी को रखना चाहता हूँ, दूसरे स्थान पर ए को रखना चाहता हूँ, तीसरे स्थान पर सी। यानी मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं चाहता हूँ बी राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद अगर बी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो ए बन जाए, और ए नहीं तो सी। इस तरीके से मतलब अब जिसकी आपको नहीं इच्छा होगी वो लास्ट में रखा जाएगा ना। उसके बाद मान लीजिए वाई कैंडिडेट की इच्छा है कि मैं भी चाहता हूँ बी आए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सी आए और तीसरे नंबर पे ए आ जाए, ठीक है। और जेड की जो मंशा है वो ये चाहता है कि सी राष्ट्रपति बने, उसके बाद जो ये ए और बी हैं ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, देखिए यहाँ ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से मतलब आपने पहले पे किसको रखा, दूसरे पे, तीसरे पे किसको रखा। अब इसमें देखो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पहले नंबर पे बी को लाया गया है, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने क्या किया है, बी को पहले नंबर पे रखा है, वरीयता दी है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति कौन बन गया आपके देश का, बी बन गया, ठीक है। तो आपके देश का राष्ट्रपति कौन बन गया, बी बन गया। इतनी बातें समझ में आई। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति तो बन गए, बाकी चीज़ें हो गई हर चीज़। अब शपथ की बात आती है। शपथ क्यों लिया जाता है, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए देश के अंदर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सारी शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप पाकिस्तान वालों को ये सब भेज देंगे या कुछ, मतलब ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर आपके लिए भी वही सजा है जो एक देशद्रोही के लिए सजा या एक आतंकवादी के लिए सजा होती है। तो देखिए शपथ किसके सामने, अगर राष्ट्रपति बन गया तो ये CJI के सामने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च जो न्यायाधीश होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य जज के सामने क्या करेंगे, शपथ लेंगे। मान लीजिए CJI दिल्ली में नहीं है, ठीक है, कहीं गए हुए हैं। अगर CJI दिल्ली में नहीं है तो इनकी जगह कौन शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, तो जो वहाँ का सबसे वरिष्ठतम होगा। वरिष्ठतम कहने का मतलब कि जो इनके बाद अगला CJI बनने वाला हो, क्योंकि एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। उसका भी तो टाइम पर रिटायर हो जाएगा, उसके बाद कोई होगा ना कि इनको अगला बनाया जाएगा, इस तरीके से। तो जो दूसरे नंबर पर रहेगा वो क्या करेगा, वही शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब वेतन और भत्ते की बात करते हैं, जिसके लिए आप लोग काफ़ी बेताब रहेंगे कि वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो इनको 1,50,000 रुपये पर मंथ मिलता है। कितना, 1,50,000 रुपये पर मंथ। और वो भी सबसे बड़ी बात कि ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, अर्थात राष्ट्रपति को इसके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 1,50,000 पर मंथ होता है, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। उसके साथ साथ इतने तो हो नहीं जाएगा, राष्ट्रपति हैं 1.5 लाख रुपये तो मिल रहा है, लेकिन वेतन भत्ता भी तो उनको चाहिए, क्योंकि जब विधायक हो जाते हैं लोग तो कितना भत्ता वो लेने लगते हैं। इसके साथ साथ इनको भत्ता क्या मिलेगा कि जितने भत्ते संसद द्वारा पास हैं राष्ट्रपति के लिए वो सब इनको मिलेंगे। जितने भत्ते संसद द्वारा राष्ट्रपति के लिए पास हैं वो सब इनको मिलेंगे। उसके साथ साथ इनको रहने के लिए मिलेगा, निवास स्थान मिलेगा। राष्ट्रपति को निवास स्थान मिलता है। निवास स्थान यानी रहेंगे अच्छे से, अपना हर चीज़ को काम वाम करने वाला हर चीज़ इनके पास रहेगा। 1,50,000 हो गया, उसके बाद निवास स्थान मिलता है। अब उसके बाद अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलिए इतना तो हो गया, अब क्या ये रिटायर होंगे तो भी कुछ इनको मिलेगा? जी हाँ, जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं, यानी जब ये, अच्छा हाँ, लेकिन अवकाश प्राप्त करेंगे पूरी अच्छी विधि से, तभी। ये नहीं कि बीच में कुछ कांड कर गए और हटा दिए गए, संसद द्वारा महाभियोग लगा दिया गया, ठीक है, तब नहीं। ये अपना पूरा कार्यकाल अच्छे से जब ये पूरा कर लेंगे तो इनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था है। राष्ट्रपति के लिए पेंशन की व्यवस्था है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति 5 साल तक रहता है, उसके बाद जब वो 5 साल के बाद जब वो हटेंगे तो उनका जो पेंशन उनको मिलेगा। पेंशन कितना मिलेगा, तो 9 लाख रुपए वार्षिक, ठीक है, 9 लाख रुपीज़ पर ईयर, 9 लाख रुपए सालाना, 9 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो वेतन भत्ता क्या है कि राष्ट्रपति को पहले तो 1,50,000 मिलता है जब तक राष्ट्रपति रहेंगे, उसके साथ निवास स्थान, उसके बाद जितने आने जाने का समय, मतलब आप समझ सकते हो काफ़ी इनके पास चीज़ भी सुविधाएं होती हैं। उसके बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे अच्छे से तो उनको 9 लाख रुपए पर वर्ष पेंशन मिलेगा। अब इतनी बात हो गई। अब आ गई त्यागपत्र की बात। मान लीजिए राष्ट्रपति को कुछ दबाव में आ गए राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि आप तो जानते ही हो यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और सारी शक्तियों का कौन यूज करता है, होता तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो मान लीजिए ये किसी तरीके से इनको कोई फैसला नहीं सही लग रहा है तो इनको त्यागपत्र देना हुआ, तो ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 1 मिनट रुकिएगा,
ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखिए राष्ट्रपति के अंदर काफ़ी शक्तियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का क्या है, पूरे भारत का राष्ट्रपति है, पूरे भारत का अध्यक्ष है, तो उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। तो उन शक्तियाँ मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि जी मुंह काफ़ी अच्छा करता है, कहने का मतलब है उसके अंदर काफ़ी कानूनी शक्तियाँ होती हैं कि वो कई फैसलों को मतलब बहुत से फैसलों को बदल सकता है, जहाँ मतलब कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर इसी में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊंगा, और राष्ट्रपति का जैसे मैंने आपसे कहा कि त्यागपत्र, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र न दे तो उनको न हटाया जाए। 5 साल के पहले हो सकता है उनका कुछ कांड गलत हो गया हो, तो उससे भी किस प्रकार से उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, सब कुछ मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, और दोस्तों को बताइएगा कि इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी है, आपको देखना हो तो देख सकते हो। धन्यवाद।